नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज बात करेंगे कश्मीर की, स्पेशली कश्मीर वैली में क्या हो रहा है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कश्मीर का हाल क्या है जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, सिचुएशन कुछ कंट्रोल में आई, तो आपका जवाब इस बात पे डिपेंड होने वाला है कि आप कौन सी पार्टी के हैं। अगर आप कांग्रेस के हैं या अपोजिशन के हैं तो आप बोलेंगे कि सर कुछ नहीं, हालत बिल्कुल ऐसे की ऐसी है, कैजुअलिटीज हो रही हैं, लोगों का जीना दूभर हो रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना काम नहीं कर पा रही है बिकॉज मोदी गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है और कंट्रोल में नहीं है। और अगर आप बीजेपी वाले से पूछो तो बीजेपी वाले बोलेंगे एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास, सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है पहले के कंपैरिजन में, वैली में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यूएई से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, G20 के टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग भी वहां पे हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर वैली में सिचुएशन कितनी नॉर्मल है। आप किसका भरोसा करेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उनको जानते हैं, शैला रशीद को बिल्कुल जानते होंगे, वो जेएनयू की वाइस प्रेसिडेंट थी जब कन्हैया कुमार वहाँ के प्रेसिडेंट थे। नेचुरली वो जो सीपीआई मार्क्सिस्ट की जो पॉलिटिक्स के उसका वो अहम हिस्सा थे, शैला रशीद भी और कन्हैया कुमार भी, और नेशनल लेवल पर डील करते थे। वो जेएनयू का आपको मालूम ही है, जहाँ वहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है। काफ़ी हद तक वो बहुत एक्चुअली एक्टिव थी, वो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी। और अगर आप उनका पुराना एक वीडियो देखें तो ऐसा लगता है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग की एक इम्पोर्टेंट मेंबर थी। हमें चाहिए आज़ादी, किस किस से आज़ादी, और वो सब वो नारे लगाती थी। मैं आपको उसका वीडियो भी दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रॉब्ली जेएनयू का उनका टेन्योर हो गया कंप्लीट, सी वेंट बैक टू वैली और फिर उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन देखी। साफ फैजल नाम याद है ना, जो एक आईएएस ऑफिसर थे, डॉक्टर आईएएस ऑफिसर, उसके बाद आईएएस छोड़ दिया, ही वेंट अब्रॉड ऑन ए स्कॉलरशिप, उसके बाद वापस आए। इन बिटवीन उन्होंने इंडिया में जो कश्मीर वैली में स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड के बारे में उन्होंने बहुत ट्वीट किए, एंटी मोदी स्टैंड लिया। और वहाँ से जब वो वापस आए तो ऑफकोर्स आईएएस तो उन्होंने छोड़ ही दिया, और इधर शैला रशीद भी वो भी वैली में वापस गई और दोनों के बीच में संपर्क हुआ और उन्होंने फिर वहाँ पे एक ग्राउंड सिचुएशन देखी, स्पेशली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। और उसके बाद जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, उन्होंने एक पार्टी भी एस्टेब्लिश की, अगेन बैक टू स्क्वायर वन। शाह फैजल ने वो पार्टी भी ख़त्म कर दी, उन्होंने आईएएस भी वापस ज्वाइन कर लिया। शैला रशीद उधर ही रुकी रही और उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन को बड़ा क्लोजली वॉच किया। अब ये तो एक नॉर्मल एक्टिविटी होगी। उसके बाद अभी उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वट एवर मे बी, इट मे बी सो अनप्लेजेंट, और ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, मतलब इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने लिखी। लेकिन फैक्ट ये है, ये शैला रशीद के वर्ड्स में आपको कोट कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली बट मीनिंग, आप ट्वीट देख सकते हैं उनका। फैक्ट ये है कि जो ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है कश्मीर वैली में वो ट्रेमेंडसली इंप्रूव हो गया, वेदर यू लाइक इट और यू डू नॉट लाइक इट। तो जब शैला रशीद यानी कि जो मोदी के अगेंस्ट में थी, सीपीआई एम की पॉलिटिक्स कर रही थी, जेएनयू की पॉलिटिक्स कर रही थी, जब वो ये बात कहेंगी और ट्विटर पे कहेंगी तो कैसा लगेगा ऑपोजिशन वालों को, राहुल गांधी को या बाकी लोगों को? नेचुरली बहुत बुरा लगेगा। इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि राहुल गांधी जब कश्मीर में गए, गुलबर्ग में उन्होंने स्नो स्कूटर्स चलाए। आप समझ सकते हैं वैली की कितनी पीसफुल सिचुएशन थी कि गुलबर्ग में उन्होंने स्नो स्कूटर्स चलाए प्रियंका गांधी को पीठ के पीछे बैठा के। लेकिन ये तो एक एक्चुअल सिचुएशन हो गई, पॉलिटिकली तो वो यही स्टैंड ले रहे कि कश्मीर में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, और ये जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है ये बिल्कुल यूजलेस एक्सरसाइज थी, हम इसको वापस लेके आएंगे। तो वो तो उनकी पॉलिटिकल स्टैंड है जो रहने वाली है।
ग्राउंड पे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस या ओपोजिशन पार्टीज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि कश्मीर में सिचुएशन इंप्रूव हो चुकी, और नहीं पाकिस्तान ये एक्सेप्ट करेगा। तो चलो दोनों का कोई अलाइनमेंट होगा, मगर ग्राउंड सिचुएशन, स्पेशली जब सहला रशीद ये ट्वीट करती हैं, तो फिर एक बार को ऐसा लगता है कि आफ्टर ऑल ग्राउंड पे हो क्या रहा है। तो जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया कि ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड इतना इंप्रूव हो गया, तो ऑब्वियसली कोई मोदी सपोर्टर भी होगा, उसने भी उनको लिखा कि सिचुएशन पहले से ही अच्छी थी और अच्छी हो गई, और जिन लोगों ने कश्मीरी मुस्लिम्स को एक्सप्लॉइट किया, अब नेचुरली दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस फैक्ट कि सिचुएशन वहां पे इंप्रूव हो रही है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने सहला रशीद को ये भी बोला कि आप समझ सकते हैं पॉलिटिकली क्या होता है कि आप दूसरे खेमे में चले गए, ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट द पॉइंट इज, सहला रशीद को आप आउटराइटली निगेट नहीं कर सकते। ट्विटर पे तो लोगों ने कहा कि भाई अभी उन्होंने पार्टी जरूर चेंज कर दी, CPI-M से किसी और पार्टी में चली गई, नॉट बीजेपी, बट द फैक्ट इज कि अल्टीमेटली आके तो वो पावर के लिए एस्पायर करेंगी। तो देन प्रॉब्ली समबडी, और इवन आई थॉट दैट वे, कि लोग अगर कोई डेमोक्रेटिक वे में पावर के पीछे जाता है या पावर के लिए इलेक्शन फाइट करता है, तो इसमें तो कोई भी बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम तो तब आती है जब आप सड़कों पे आते हैं और बगैर बात के सड़कों पे आके आप टुकड़े टुकड़े गैंग का पार्ट बन जाते हैं। सहला रशीद वो थी, नो डाउट अबाउट दैट, व्हेन शी वाज इन दिल्ली। लेकिन अभी क्या हो गया, मैं आपको एक दूसरा भी एक्चुअली वीडियो दिखाता हूं, जो मतलब लाल चौक पे जिसकी दुकान है और 15 अगस्त को वो खुली थी, और जिसका खुद का भाई एक प्रॉब्ली टेररिस्ट था या अक्रॉस बॉर्डर गया था। जी, आपका नाम, और आज आपने यहाँ पे झंडा लहरा है, क्या सोच के आपने ये झंडा लहरा है? मेरे दिल से लहरा है, अपनी मर्जी से लहरा है, किसी का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, मेरे दिल से लहरा है। क्या सोचा आपने? बस हकीकत ही नहीं है, यही मैंने सोचा है। मैं यही यूथ को पैगाम दे रहा हूँ, कौमेदारी में आओ, ये हमारे लिए ठीक है। सारी जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। तो डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट मैं पहली बार आज दुकान पर बैठा हूँ 14 अगस्त, वरना मैं बंद होता था 2 दिन 3 दिन। जो पॉलिटिक्स थी, पिछली पॉलिटिक्स, वो गेम खेल रही, हम गरीब लोग इसमें पीस रहे। मैं यूथ को यही पैगाम दे रहा हूँ, आओ कौमेदारी में आओ, हिंदुस्तान के झंडे तले डेवलपमेंट चल रही है। आज कानून अच्छा है, आज इंसाफ हो रहा है, आज किसी को बेगुनाह नहीं पकड़ते, जिसने गलत किया है उसी को पकड़ते हैं, ये क्लियर है। तो आपका भाई एक्टिव है इस टाइम? हाँ, एक्टिव 2009 में हुआ, उसके बाद में पता नहीं अभी जिंदा है या मरा है। तो क्या मैसेज है आपकी? उसके मैसेज अगर जिंदा है और मेरी बात उसके पहुंचेगी, मैं उसको कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, आए या खुद एजेंसी के साथ रब्ता करें। आज वो हालात नहीं रहे, अब पाकिस्तान से कुछ नहीं होगा, अब हालात क्लियर हो गए है, क्या हालात है, क्या वो बेकारी मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। आप देख लीजिए, उसको भी आप सुन लीजिए। तो ऐसा क्या हुआ आफ्टर ऑल कश्मीर वैली में कि सिचुएशन चेंज हो गई। आप सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे पहले भी थी, सरकारी मशीनरी पहले भी थी, डेवलपमेंट के लिए फंड्स पहले भी आते थे, तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो पॉलिटिकल फैमिलीज थी और जो करप्शन में पूरी तरह इन्वॉल्व थी और जो डेवलपमेंट नहीं होने दे रही थी और जो बेसिकली ब्रोकर बनी हुई थी, एक्चुअली वो जो कश्मीर की पॉपुलेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो ब्रोकरेज हो रहा था, वो इन पॉलिटिकल फैमिलीज के थ्रू हो रहा था। आप अब्दुल्ला फैमिली को ले दीजिए या फिर मुफ्ती फैमिली को, और भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं। अब उनकी जो ब्रोकरेज वाला पार्ट है वो खत्म हो गया, और जो डेवलपमेंट फंड्स हैं जो सीधे जनता के पास जब पहुंचने शुरू हुए और डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो ग्राउंड लेवल पे लोगों को ये लगा कि अभी इंडिया के साथ रहने में ही भलाई है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल फैक्टर्स ने भी अपना काम किया। पाकिस्तान की जितनी हालत खराब है इस टाइम पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन कश्मीरी मुस्लिम्स वाइज हैं। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो बाकी मुस्लिम्स से डिफरेंट हैं। दे आर बेसिकली इंटेलिजेंट पीपल,
वो मिसगाइड हो सकते हैं लेकिन थोड़े टाइम के लिए। उन्होंने देखा पाकिस्तान का हाल देख लिया, तालिबान का देख लिया, अफगानिस्तान का देख लिया, सब चीज़ों को वो वॉच कर रहे हैं। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं, सीरिया में क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं, और ग्लोबली क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं। इंडिया कैसे सुपर पावर बनने जा रहा है वो भी देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, यूएई और सऊदी अरबिया के साथ इंडिया के जो संबंध है वो कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, इफ आई मे से सो। दे आर वाइज पीपुल, आई एम अगेन मेंशनिंग दिस पॉइंट, दे आर नॉट फूल्स। उन्होंने सारा गेम समझ लिया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया इट इज टाइम टू बी इन टोटल अलाइनमेंट विद इंडिया। और ये एक्चुअली जो चेंज उनके मेंटल आउटलुक में या माइंडसेट में आया है, इसमें सबसे बड़ा रोल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। और दूसरा जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, इन्होंने कश्मीर की जो ग्राउंड लेवल की जो सिचुएशन है उसको एक प्रो कश्मीर आउटलुक दिया। दे नेवर वेंट अगेंस्ट द पॉपुलेशन। और यही बात कश्मीरी मुस्लिम्स नोट कर रहे हैं और यही बात पीओके में जो मुस्लिम्स हैं वो नोट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के बारे में तो कुछ भी कहने की मुझको जरूरत नहीं है। तो सैला रशीद और जो बाकी जो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट मैं कह सकता हूं कि जो सिविक राइट्स एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि इस ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन चेंज हो चुकी। ह्यूमन राइट का रिकॉर्ड पहले भी वो अच्छा था, पहले भी खराब नहीं था, अभी तो देयर इज ए ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन दैट बिकॉज स्टोन पेल्टिंग भी रुकी हुई है, ऑब्वियस रीजंस। तो अब इसमें जो बाकी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की या जो ओपोजिशन वाले हैं, आफ्टर ऑल वेयर आर दे? एंड दैट इज व्हाई आई से दे आर लॉस्ट। वो अपने पॉलिटिकल जो वेब उन्होंने बनाया है जिसमें वो दूसरों को फंसाना चाहते थे या दूसरों की कॉस्ट पे, दैट वेब, उसी वेब में वो खुद फंसे हुए हैं। और जो कश्मीर का जो आवाम है वो आगे बढ़ चुका। और सैला रशीद ने जो ट्वीट किया है और उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बाकी ट्वीट्स के ऊपर भी उन्होंने एक्चुअली जैसे क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर या इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के ऊपर भी उन्होंने लिखा है सैला रशीद ने, तो हवा बदल चुकी। और ये बात किस किस को रियलाइज करनी है? ये बात हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने रियलाइज करनी है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज करनी है, और ये बात इंडिया में उन पॉलिटिकल फोर्सेस ने रियलाइज करनी है जो ये सोचते हैं कि इंडिया कमज़ोर हो सकता है या इंडिया टूट सकता है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक सैला रशीद हैज़ मेड हर पॉइंट वेरी वेरी क्लियर एंड दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर वैली एज ऑन नाउ and what should happen in rest of India, especially in the thinking of the all those naysayers जो हमेशा ये कहते थे कि इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है। और मैं अगेन एक कोट करूँगा एक गाने को जिसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया, छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस नरेशन। और जाने से पहले एक चीज मैं आपको और रिमाइंड करा दूं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।